नमस्कार। इस वीडियो में हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स अनुवाद कला को पढ़ने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में हम इसके सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैंने इसके PYQ इसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया है और सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा में जा सकते हैं और आप अच्छे अंक पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अनुवाद की परिभाषा, प्रकृति और इसके महत्व। तो आइए देखते हैं अनुवाद की परिभाषा को। अनुवाद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी बात को एक भाषा से दूसरी भाषा में कहना। सरल शब्दों में कहें तो अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी एक भाषा में लिखे गए विचारों, भावों और सूचनाओं को दूसरी भाषा में उसी अर्थ और प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरी भाषा में समान मात्रा में कहना ही अनुवाद कहलाता है। अगर अनुवाद का संधि विच्छेद करें तो अनु जोड़ वाद, अनु यानी पीछे और वाद यानी कहना, यानी कहने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, कहने के बाद जब हम उसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो वह अनुवाद होता है। हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण आलोचक हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने अनुवाद के संदर्भ में कहा है कि अनुवाद मूल रचना के भाव, विचार और शैली का दूसरी भाषा में पुनर्प्रस्तुतिकरण है। ये थी अनुवाद की परिभाषा। अब आइए अनुवाद की प्रकृति को देखते हैं। अनुवाद द्विभाषीय प्रक्रिया है। अनुवाद में दो भाषाओं का संबंध होता है, एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। यह एक रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। स्रोत भाषा वह होती है जिस भाषा में कही गई बात को हम दूसरी भाषा में अनुदित करते हैं, और लक्ष्य भाषा वह होती है जिस भाषा में हम अनुदित करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो हम हिंदी में अगर कहते हैं राम आम खाता है, अगर हम इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करें तो राम इट्स मैंगो। यहाँ हिंदी स्रोत भाषा है और इंग्लिश लक्ष्य भाषा है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज है। इसके बाद अनुवाद में सामान्य अर्थ का संप्रेषण होता है। अनुवाद का उद्देश्य केवल शब्दों का स्थानांतरण नहीं बल्कि अर्थ, शैली, संस्कृति और भावों का संप्रेषण भी है। अनुवाद एक संवेदनशील कार्य है। अनुवादक को दोनों भाषाओं की व्याकरण, मुहावरे, संस्कृति तथा साहित्यिक परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अनुवाद रचनात्मकता का समावेश है। अनुवाद मात्र एक यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक रचनात्मक कार्य है जिसमें भावनात्मक और सांस्कृतिक समरसता का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु है, यानी दो संस्कृति को जोड़ती है। अनुवाद केवल एक भाषिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह दो संस्कृतियों के बीच संवाद का माध्यम भी है। आइए अब अनुवाद के महत्व को देखते हैं। अनुवाद दो भाषाओं के बीच में सेतु का कार्य करता है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं को जोड़ने का कार्य करता है जिसमें ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे तक पहुंच पाती है। इसके बाद अनुवाद के माध्यम से साहित्य का वैश्वीकरण होता है, यानी महान साहित्यिक कृतियों जैसे महाभारत, रामायण, शेक्सपियर के कई नाटक हैं आदि, उन सभी का अनुवाद के माध्यम से ही विश्व भर में प्रचार प्रसार हुआ, विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों में वो पहुँचे। शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रगति में भी अनुवाद सहायक है। आधुनिक शोध, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार अनुवाद के द्वारा ही संभव है। राष्ट्रीय एकता और विविधता में सामंजस्य बनाने में भी अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद विभिन्न भाषाओं और समुदायों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्रों में भी यह उपयोगी है। सरकारी दस्तावेजों, कानूनों और नीतियों का भिन्न भाषाओं में अनुवाद नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाने में सहायक होता है। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी यह आवश्यक है, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक विपणन में अनुवाद का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यह ग्राहकों में संवाद स्थापित करने का माध्यम बनता है। अनुवाद केवल एक भाषा का रूपांतरण नहीं बल्कि यह भाव, विचार और संस्कृति का सार्थक संप्रेषण है। यह एक ऐसी सेतु है जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समाजों को जोड़ती हैं। अनुवाद के बिना ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और वैश्विक संवाद अधूरा रह जाएगा।
इसलिए अनुवाद का महत्व न केवल शैक्षणिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत व्यापक और अनिवार्य है। अब आइए इसके दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो है अनुवाद के उपकरण। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मूल भाषा यानी कि स्रोत भाषा से लक्षित भाषा में भाव, विचार और जानकारी का सार्थक रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ आवश्यक उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो कि अनुवादक को सहायता करते हैं अनुवाद करने में। इसमें पहला है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। शब्दकोश शब्द जोड़ कोश यानी शब्दों का भंडार। शब्दकोश अनुवाद का सबसे बुनियादी और आवश्यक उपकरण है। यह किसी भाषा के शब्दों का अर्थ, उच्चारण, प्रयोग और व्याकरणिक जानकारी प्रदान करता है। अनुवाद के दौरान अनजान शब्दों का सही अर्थ समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश जैसे हम जानते हैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यानी अंग्रेजी टू हिंदी शब्दकोश, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में उसका अर्थ दिया जाता है, उसके उच्चारण को बताया जाता है और उसके कई अर्थ बताए जाते हैं। उसी तरह अन्य भाषाओं के भी शब्दकोश होते हैं जो उस भाषा के शब्दों का अर्थ हिंदी में बताते हैं या फिर किसी और भी भाषा में दो भाषाओं का अर्थ बताया जाता है, तो वो शब्दकोश का कार्य होता है। शब्दकोश के प्रकार को देखें तो मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दकोश होते हैं। एक भाषीय शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश और बहुभाषी शब्दकोश और अन्य शब्दकोश। एक भाषी शब्दकोश वह होते हैं जिसमें एक ही भाषा के शब्दों को उसी भाषा में कई अर्थ बताए जाते हैं, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले विभिन्न शब्दों की सूची इसमें दिया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है सुंदर, इसका कई अर्थ हिंदी में ही बताया गया है, आकर्षक, रूपवान, मनोहर, मोहक आदि। इसके बाद है द्विभाषी शब्दकोश, जिसमें किसी एक भाषा के शब्दों का किसी दूसरी भाषा में अर्थ दिया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण दिया था इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, तो ये द्विभाषी शब्दकोश है। इसके बाद है बहुभाषी शब्दकोश। बहुभाषी शब्दकोश वह होते हैं जिसमें एक भाषा के शब्दों का 2 या 2 से अधिक भाषाओं में अर्थ दिया जाता है, तो वो बहुभाषी शब्दकोश कहलाते हैं। अन्य शब्दकोश की बात करें तो कई ऐसे शब्दकोश होते हैं जिसमें परिभाषिक शब्दावलियों का विवरण दिया रहता है, तो वो परिभाषिक शब्दकोश होते हैं। कुछ विशेष विषयक शब्दकोश होते हैं जिसमें कानून संबंधी, वाणिज्य से संबंधी, गणितीय आदि विषयों के शब्द दिए जाते हैं, तो वो विशेष विषयक शब्दकोश होते हैं, ये अन्य में आते हैं। इसके बाद अनुवाद के उपकरण के रूप में अगला है हमारा पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। यह अनुवादक के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से तब जब वह किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित पाठ का अनुवाद कर रहा हो। इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें तकनीकी या वैज्ञानिक लेखों में प्रयुक्त विशेष शब्दों का सही अनुवाद करना होता है। इसका उद्देश्य पाठ की सटीकता यानी एक्यूरेसी और तकनीकी वैधता बनाए रखने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ऑक्सीजन, उसको हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसे ऑक्सीजन ही लिखते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है डेमोक्रेसी, जब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं जबकि ये पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है तो यह लोकतंत्र बन जाता है। एल्गोरिथम जब हम हिंदी में लिखते हैं तो यह कलन विधि होता है, इसके जगह हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि इसका अनुवाद गलत हो जाए तो पूरा अर्थ बदल सकता है, इसलिए इन शब्दों की गहन समझ जरूरी है। अनुवाद में सफलता पाने के लिए केवल भाषा ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि शब्दकोशों की समझ, विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का प्रयोग और पारिभाषिक शब्दों का स्पष्ट ज्ञान भी होना जरूरी है। ये उपकरण अनुवाद को अधिक सटीक, प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अनुभवी अनुवादक इन उपकरणों का सही और सटीक प्रयोग करके भाषा से परे अर्थों का आदान प्रदान सफलतापूर्वक करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुवाद के रूप यानी मशीनी अनुवाद और मानवीय अनुवाद।
अनुवाद मुख्यतः दो रूप में किया जाता है, मशीनी अनुवाद और मानवीय अनुवाद। दोनों के अपने अपने गुण, सीमाएं और प्रयोग क्षेत्र हैं। तो आइए पहले देखते हैं मशीनी अनुवाद को। मशीनी अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या मशीन की सहायता से एक भाषा के वाक्य, शब्द या अनुच्छेद को दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर आदि। मशीनी अनुवाद की विशेषताएं को देखें तो यह स्वचालित प्रक्रिया है, यानी मनुष्य की सीधी भागीदारी के बिना अनुवाद इसमें होता है। यह तेज गति से अनुवाद करता है। एक ही समय में बहुत से वाक्यों या दस्तावेजों का अनुवाद इसमें संभव है। इसमें लागत भी कम है। लंबे दस्तावेजों का अनुवाद सस्ते में किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन सीमित है, यानी अर्थ की गहराई, मुहावरों और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना इसमें कठिन होता है, इसलिए कई बार अनुवाद गलत भी हो जाता है। मशीनी अनुवाद के सीमाओं को देखें, यानी इसकी कुछ बाउंडेशन है। तो यह अक्सर शब्दशः अनुवाद करता है, यानी शब्द बाई शब्द अनुवाद करता है, जिससे भाव नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ या सांस्कृतिक संदर्भ समझने में यह असमर्थ होता है। साहित्यिक, काव्यात्मक या तकनीकी भाषा में त्रुटियां आ सकती हैं। कई बार वाक्य की व्याकरणिक शुद्धता और प्रभाव नहीं बन पाता। अब हम मानवीय अनुवाद को देखते हैं। मानवीय अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भाषा विशेषज्ञ या अनुवादक द्वारा एक भाषा के भाव, विचार और शैली को दूसरी भाषा में सटीक व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें भावों की गहराई को ध्यान में रखा जाता है। अनुवादक लेखक के भाव, विचार, संस्कृति और शैली को समझकर अनुवाद करता है। इसमें साहित्यिकता का ध्यान रखा जाता है। विशेषकर कविता, नाटक, कहानियों में भाषा की लय, प्रतीक और संस्कृति का सही निर्वाह होता है। इसमें संस्कृति संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जाता है। अनुवादक भाषिक व सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समझकर सटीक अनुवाद करता है। इसमें रचनात्मकता उभर कर आती है, यानी मानवीय अनुवाद में कल्पना, भावनात्मकता और सृजनशीलता शामिल होती है। इसके बाउंडेशन, इसकी सीमाएं को देखें तो इसकी प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लागत अधिक हो सकता है। कभी कभी अनुवादक की व्यक्तिगत व्याख्या मूल अर्थ से थोड़ा अलग हो सकती है, तो ये इसकी कमियां हैं। आपको परीक्षा में एक प्रश्न आ सकता है कि मशीनी अनुवाद और मानवीय अनुवाद के बीच अंतर बताएं या इसकी तुलना करें। तो मशीनी अनुवाद बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन मानवीय अनुवाद धीमे धीमे होता है। सटीकता की बात की जाए तो मशीनी अनुवाद में इसकी सीमाएं हैं, लेकिन मानवीय अनुवाद में यह उच्च स्तर तक सटीक रहता है। इसकी एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा रहती है। भावार्थ की बात करें तो मशीनी अनुवाद में अक्सर भावार्थ नष्ट हो जाते हैं, भावार्थ छूट जाते हैं, लेकिन मानवीय अनुवाद में यह सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लागत की बात की जाए तो मशीनी अनुवाद सस्ते में हो जाता है, कम लागत में हो जाता है, वहीं मानवीय अनुवाद अधिक लागत में होता है। इसके बाद उपयोग क्षेत्र की बात करें तो मशीनी अनुवाद का उपयोग क्षेत्र सामान्यतः तकनीकी, सूचना प्रसार आदि में है, ताकि यहाँ तेज़ी से किसी सूचना का अनुवाद किया जा सके। वहीं मानवीय अनुवाद का देखें तो यह साहित्य, अकादमिक, कानूनी, संवेदनशील दस्तावेजों के अनुवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक समावेश की बात की जाए तो यह नहीं के बराबर, यानी मशीनी अनुवाद सांस्कृतिक समावेश को न के बराबर ही ध्यान में रखता है, बल्कि मानवीय अनुवाद में सांस्कृतिक समावेश होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाद के दोनों रूप, मशीनी और मानवीय, अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं। मशीनी अनुवाद जहां समय और लागत की प्राथमिकता हो वहां उपयोग होती है। मानवीय अनुवाद जहां सटीकता, भावनात्मक गहराई, सांस्कृतिक बोध और शैलीगत प्रस्तुति जरूरी हो वहां उपयोग होती है। इसलिए एक कुशल अनुवादक को यह निर्णय लेना चाहिए कि किस स्थिति में कौन सा अनुवाद रूप उपयुक्त होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुवाद प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियाँ।
अनुवाद केवल भाषा का शब्द से रूपांतरण नहीं होता, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अर्थ, भाव, शैली और संस्कृति का समुचित संप्रेषण आवश्यक होता है। अनुवाद करते समय कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती है जो अलग अलग क्षेत्रों, उपकरणों और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के मुद्दे, यानी विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से अनुवाद में समस्याएं आती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो इसमें तकनीकी शब्दावलियों की जटिलता होती है, जैसे हाइपरटेंशन जैसे शब्दों का सटीक और सहज अनुवाद कठिन होता है। इसमें अगर त्रुटि हो जाए तो इसकी गंभीरता को देखें तो छोटी सी अनुवाद की त्रुटि रोगी के जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। इसमें बहुअर्थक शब्द, कई चिकित्सा शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं जो संदर्भ पर निर्भर करते हैं। संवेदनशीलता की बात की जाए तो रोग से संबंधित जानकारी का अनुवाद करते समय गोपनीयता और भावनात्मक संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो नवीन शब्दों की भरमार होती है, नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, तो इन नए नए शब्द इसमें आते रहते हैं। तकनीकी क्षेत्रों में निरंतर नए शब्द और अवधारणाएं जुड़ती रहती है जिनका त्वरित अनुवाद चुनौतीपूर्ण होता है। सटीकता की आवश्यकता इसमें होती है। उदाहरण के लिए एल्गोरिथम, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई जैसे शब्दों का अर्थपूर्ण अनुवाद बहुत सोच समझकर करना होता है। संदर्भ का निर्धारण को देखें तो वैज्ञानिक शब्दों के अर्थ संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अनुवाद में संदर्भ की पहचान आवश्यक है। अनुवादक को विषय की गहरी समझ होनी चाहिए, केवल भाषा ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। आइए अब हम मशीनी अनुवाद से संबंधित मुद्दे देखते हैं, वहाँ किस प्रकार के अनुवाद में त्रुटियाँ होती हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मशीन शब्द सह अनुवाद करता है, यानी मशीनें अक्सर भावार्थ न समझकर शाब्दिक अनुवाद करती है जिससे अर्थ विकृत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी का एक शब्द है टाइम फ्लाइज, इसका अगर शब्द सह अनुवाद कर दिया जाए तो वो होगा समय उड़ता है, लेकिन जो इसका अर्थ होता है वो होता है समय तेज़ी से बीतता है। तो इस प्रकार यहाँ त्रुटियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद मुहावरों और कहावतों की गलत व्याख्या हो जाती है। मशीनी अनुवाद मुहावरों का सही अर्थ नहीं समझ पाता। उदाहरण के तौर पे किक द बकेट, इसका अर्थ होता है मर जाना, लेकिन मशीन इसे बाल्टी को लात मारना कह सकती है। इसके बाद व्याकरण संबंधी दोष भी इसमें आते हैं। भाषा की संरचना और व्याकरणिक नियमों को मशीन पूरी तरह से नहीं समझ पाती। विशेष रूप से हिंदी जैसी लिंग आधारित भाषा में अधिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद सांस्कृतिक अनभिज्ञता, यानी मशीनें सांस्कृतिक संदर्भों को नहीं पहचान पाती, जिससे अनुवाद अप्रासंगिक या अपमानजनक भी हो सकता है। इसके बाद है इसमें सीमित संदर्भ बोध होता है। मशीनें किसी शब्द का सही अर्थ तभी निकाल सकती है जब उन्हें पर्याप्त संदर्भ मिले, लेकिन सामान्यतः मशीनें पूरे भाव की गहराई तक नहीं पहुंच पाती। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक विविधता से जो अनुवाद में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उसे। सांस्कृतिक प्रतीकों का अनुवाद। एक संस्कृति में सामान्यतः प्रतीक दूसरी संस्कृति में असहज या गलत अर्थ दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सफ़ेद रंग भारतीय के लिए शोक का प्रतीक है, जबकि पश्चिमी देशों में यह शुद्धता का प्रतीक है। लोक संस्कृति और रीति रिवाज में जाति, धर्म, रीति रिवाज, त्यौहार आदि से जुड़े शब्दों का सटीक अनुवाद करना कठिन होता है। जैसे जनेऊ, व्रत, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का सीधा विदेशी अनुवाद नहीं होता है। उसके बाद मुहावरे और कहावतें होती हैं जो हमारे सांस्कृतिक जीवन में होती है। हिंदी और अन्य भाषाओं के मुहावरे, लोकोक्तियाँ संस्कृति से गहराई से जुड़ी होती है। इनका भावानुकूल अनुवाद जरूरी होता है, शाब्दिक अनुवाद से अर्थ बिगड़ जाते हैं। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। किसी विशेष समाज के मान्यताएं, परंपराएं, नैतिकता आदि भी अनुवाद में ध्यान देने योग्य होती हैं। उदाहरण के तौर पर राम राज्य का अनुवाद केवल रूल ऑफ रामा कह देने से उसका सामाजिक और ऐतिहासिक भाव समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक सतही प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील, तकनीकी और सांस्कृतिक समझ की मांग करने वाली प्रक्रिया है। चिकित्सा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सटीकता और विषय विशेषज्ञता अनिवार्य है। मशीनी अनुवाद तेज हो सकते हैं लेकिन उसमें भाव, संस्कृति और गहराई की समझ नहीं होती। सांस्कृतिक विविधता के चलते अनुवादक को केवल भाषाओं में ही नहीं बल्कि समाज, रीति रिवाज, प्रतीक और भावनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त, अर्थपूर्ण और प्रभावी अनुवाद संभव हो सकता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा यूनिट है वो है साहित्यिक अनुवाद। इसमें हमें कविता के अनुवाद, कहानी के अनुवाद तथा अन्य गद्य विधाओं के, गद्य कृतियों के अनुवाद के बारे में पढ़ना है। साहित्यिक अनुवाद भाषा अनुवाद का वह रूप है जिसमें भाव, शैली, सौंदर्य, संस्कृति और रचनात्मकता का पूर्ण और सजीव अनुवाद आवश्यक होता है। इसमें केवल शब्दों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना पर्याप्त नहीं होता बल्कि मूल रचना की आत्मा और भावनात्मक गहराई को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। आइए देखते हैं कविता की अनुवाद को। कविता के अनुवाद की विशेषता की बात करें तो कविता में लय, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, भावनात्मकता अधिक होती है। शब्दों से अधिक भाव महत्वपूर्ण होते हैं। कविता की वैयक्तिकता और सांस्कृतिक बोध को पकड़ना कठिन होता है। अनुवाद की चुनौतियों को देखें। अगर कविता के अनुवाद की चुनौतियों को देखें तो छंद और तुक को बनाए रखना कठिन होता है। शब्दों के कई अर्थ होते हैं। भावानुसार चयन आवश्यक होता है। संस्कृतियों में अंतर होने पर प्रतीकों और बिंबों का अनुवाद कठिन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस कविता में हिंदी अनुवाद में निर्भयता, ज्ञान की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, न कि केवल शब्दों का रूपांतरण करना। भावानुवाद यानी सेंस फॉर सेंस करना अधिक उपयुक्त होता है। साहित्यिक स्वतंत्रता के साथ अनुवादक को रचना में रचनात्मक हस्तक्षेप करने की छूट होती है। अब हम कहानी के अनुवाद की विशेषता को देखते हैं। कहानी में पात्र, संवाद, कथानक, परिवेश और संस्कृति महत्वपूर्ण होते हैं। कथ्य के साथ साथ संवेदना का संप्रेषण आवश्यक होता है। कहानी के अनुवाद की चुनौतियों की बात की जाए तो संवादों की भाषा, यदि वह लोक भाषा या विशेष शैली में है तो उसे बनाए रखना कठिन होता है। स्थानिक सांस्कृतिक संदर्भ जैसे खाना, पहनावा, रिश्ते, मान्यताएं आदि के लिए लक्षित भाषा में समान शब्द नहीं होते। पात्रों की मनोदशा और सामाजिक स्थिति को व्यक्त करना इसमें थोड़ा कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रेमचंद की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ग्रामीण जीवन, जाति प्रथा, सामाजिक संघर्ष को उसी जीवंतता से प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके उपायों की देखें तो पात्रों के संवाद और संस्कृति को लक्षित भाषा में समरस करने के लिए स्थानिक अनुकूलन का प्रयोग किया जा सकता है। अनुवादक को कथ्य की आत्मा और शैली को बनाए रखते हुए अनुवाद करना चाहिए। अब हम अन्य गद्य कृतियों में अनुवाद की बात करते हैं जिसमें निबंध, उपन्यास और जीवनी आदि संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि का अनुवाद होता है। इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें सूचनात्मकता के साथ शैली और विषय की गहराई होती है। लेखक की धारणा, दृष्टिकोण, तर्क और भाषा शैली महत्वपूर्ण होती है। इसके अनुवाद की चुनौतियों की बात करें तो लेखक की विशिष्ट शैली का अनुरक्षण करना होता है, जैसे कि व्यंग, व्याख्यानात्मक शैली यानी उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में अगर वो लिखे है तो उस तरह से उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। आत्मकथ्य यानी अगर लेखक कोई कोटेशन दे रहे हैं तो वो कोटेशन उसी तरह सजीव रूप में बनी रहे, इसका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बौद्धिक और वैचारिक संदर्भों को लक्षित भाषा में उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करना यह एक चुनौती है। यदि गद्य रचना में ऐतिहासिक, दार्शनिक
या राजनीतिक संदर्भ हो तो उसे अनुवाद में सटीकता आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर देखें तो महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यानी सत्य का प्रयोग जैसी आत्मकथा का अनुवाद करते समय उनकी दार्शनिक दृष्टि, विनम्रता, नैतिक मूल्यों का अक्षुण्ण रखना जरूरी है। इसके उपागम यानी उपायों को देखें तो शब्द से शब्द अनुवाद से बचते हुए यानी शब्द से अनुवाद से बचते हुए अर्थपरक अनुवाद किया जाना चाहिए। पैरा टेक्स्ट जैसे फुटनोट्स, प्रस्तावना, टिप्पणी का प्रयोग भी उपयोगी हो सकता है जहां सांस्कृतिक या ऐतिहासिक जानकारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार साहित्यिक विधा जैसे कविता में प्रमुख चुनौतियों की बात की जाए तो इसमें लय, भाव, प्रतीक, शैली आदि को बनाए रखना मुश्किल होता है। इसकी आवश्यकता की बात की जाए तो इसमें रचनात्मकता और सौंदर्य का निर्वाह होना चाहिए। कहानी की बात की जाए तो पात्र, संवाद और साहित्यिक संदर्भ इसमें चुनौतीपूर्ण होता है। इसको अपने मूल रूप में रखना अपने आप में एक चुनौती है। इसमें अनुवादक की आवश्यकता की बात की जाए तो सजीवता और पात्रों की संवेदना को बचाए रखना इसमें आवश्यक होता है। अन्य गद्य कृतियों की बात की जाए तो इसमें शैली, विचार, तर्क को एकदम उसी रूप में प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन होता है। लेखक की विचारधारा और अभिव्यक्ति को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। साहित्यिक अनुवाद एक कलात्मक, भावनात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें केवल भाषा नहीं, लेखक की आत्मा का भी अनुवाद करना होता है। इसलिए साहित्यिक अनुवाद एक सृजनात्मक पुनर्रचना है जहां अनुवादक केवल अनुवादक नहीं होता, एक लेखक भी होता है। साहित्यिक अनुवाद एक संवेदनशील और कलात्मक कार्य है जिसमें अनुवादक को न केवल भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए बल्कि साहित्य की भावनात्मक गहराई, शैलीगत विशेषताएं और सांस्कृतिक चेतना को भी समझना आवश्यक होता है। इसके बाद आपके सिलेबस का चौथा यूनिट है वो है जनसंचार के माध्यम के रूप में अनुवाद, यानी समाचार का अनुवाद, विज्ञापन का अनुवाद और नोटिस का अनुवाद। जनसंचार में अनुवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है जो समाज में सूचना के समान वितरण, बहुभाषिक पहुंच और सांस्कृतिक समन्वय को सुनिश्चित करती है। इसमें समाचार, विज्ञापन और नोटिस जैसे प्रमुख जनसंचार माध्यमों का अनुवाद किया जाता है। आइए हम समाचार के अनुवाद को देखते हैं। समाचारों का अनुवाद बहुभाषी समाज में सूचना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह पत्रकारिता, मीडिया हाउस और सरकारी सूचना विभागों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें एक्यूरेसी चाहिए होती है यानी तथ्यात्मकता आवश्यक होता है। तटस्थता और संतुलित भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। शीघ्रता भी महत्वपूर्ण होती है ताकि जल्द से जल्द समाचार लोगों तक पहुंच सके। इसकी चुनौतियों की बात की जाए तो समाचारों के संदर्भ का परिवर्तन न होना चाहिए। कुछ शब्द जैसे माइनॉरिटी, टेररिस्ट, रिफ्यूजी आदि का अनुवाद करते समय राजनीतिक, सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना पड़ता है। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में एक ही अखबार का प्रभाव भिन्न हो सकता है, अतः अनुवाद को उस संस्कृति के अनुसार ढालना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी के अनुवाद का टैगलाइन अगर रहे द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसके अगर हिंदी में लिखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों पर राष्ट्र को संबोधित किया। इसके बाद विज्ञापनों का अनुवाद को देखें तो विज्ञापन जनसंचार का एक व्यावसायिक माध्यम है जिसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना है। अनुवाद यहाँ केवल भाषा का नहीं बल्कि भाव, भावनाओं और क्रिएटिव अपील का होता है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो विज्ञापन का स्वर आकर्षक और प्रेरक होना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। टैगलाइन, स्लोगन्स, ब्रांडिंग के शब्द, इसका अनुवाद सीधा नहीं होता बल्कि अनुकूलन करना होता है। इसकी चुनौतियों की बात की जाए तो टैगलाइन का सही स्थानिक अनुवाद ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे नाइक का टैगलाइन है जस्ट डू इट, अगर इसका हम शब्दशः अनुवाद कर दें तो होगा बस करो।
लेकिन यह प्रभावी नहीं लगता, इसलिए कर दिखाओ जैसे भावनाकुल अनुवाद उपयुक्त होते हैं। धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाएं किसी संस्कृति में हास्य हो सकता है, वहीं दूसरे में वह आपत्तिजनक लग सकता है। इसके उपयोग क्षेत्र की बात करें तो टीवी, रेडियो विज्ञापन स्क्रिप्ट, प्रिंट बैनर विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान आदि में इसका उपयोग होता है। अब हम नोटिस के अनुवाद को देखते हैं। नोटिस सरकारी, शैक्षणिक, कानूनी या सार्वजनिक घोषणाओं के रूप में होता है। इसका अनुवाद सटीक, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सूचना संप्रेषण का औपचारिक माध्यम होते हैं। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। नियमों और समय संवेदनशील जानकारी में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चुनौतियाँ की बात की जाए तो तकनीकी या कानूनी शब्दों का सटीक अनुवाद आवश्यक है। संस्कृति या भाषिक बदलाव से अर्थ न बदल जाए। उदाहरण के तौर पे लेबल द पेनल्टी, एडमिशन रिजर्व्ड, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई आदि का उपयुक्त अनुवाद आवश्यक होता है। इसके उदाहरण को देखें तो अंग्रेजी में अगर नोटिस में लिखा जाए कि कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय 5 PM ऑन 30 जून, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा उम्मीदवारों को फॉर्म 30 जून को शाम 5 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। इस प्रकार समाचार पत्र में इसका मुख्य उद्देश्य सूचना देना होता है। इसमें भाषिक शैली तथ्यात्मक और संतुलित होनी चाहिए। इसके अनुवाद की चुनौतियों की बात की जाए तो संदर्भ की सटीकता, सामाजिक सांस्कृतिक संवेदना इसमें बनाए रखना पड़ता है। इसके बाद विज्ञापन की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को आकर्षित करना होता है। इसकी भाषिक शैली की बात की जाए तो भावपूर्ण और रचनात्मक होनी चाहिए। और इसके अनुवाद में चुनौतियों की बात की जाए तो सांस्कृतिक अनुकूलन, टैगलाइन की रचना में चुनौतियां आती हैं। नोटिस की बात की जाए तो यह औपचारिक सूचना देने का कार्य करता है। इसमें स्पष्ट और औपचारिक भाषा शैली होनी चाहिए। इसकी चुनौतियां हैं शुद्धता, संक्षिप्तता और सटीक शब्द का चयन। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जनसंचार में अनुवाद केवल भाषाई कार्य नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक सेतु और सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य है। समाचार में तथ्यों की सटीकता, विज्ञापन में भावनात्मक अनुकूलन, नोटिस में औपचारिकता और स्पष्टता, इन सभी को संतुलित करके अनुवादक को भाषा, संदर्भ, संस्कृति और माध्यम चारों स्तरों पर दक्षता दिखानी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया एक प्रश्न है कि अच्छे अनुवाद की शर्तों को बताएं या फिर अच्छे अनुवाद के गुण को बताएं, तो उसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अच्छे अनुवाद की शर्त और गुण अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सफल अनुवादक को इन शर्तों और गुणों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि अनुवाद न केवल सही अर्थ प्रस्तुत करे, बल्कि भाषा की सुंदरता और संदर्भ की पूर्णता भी बनाए रखे। अच्छे अनुवाद के शर्तों को देखें तो इसमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का गहन ज्ञान होना चाहिए। भाषाई शब्दावली, व्याकरण और सांस्कृतिक संदर्भ समझना जरूरी है। भावानुवाद यानी केवल शब्द से शब्द अनुवाद न होकर मूल संदेश और भाव का सही स्पष्ट अनुवाद करना चाहिए। अनुवादक को लेखक के भाव को समझकर उसे लक्षित भाषा में प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सामयिकता और प्रासंगिकता यानी अनुवाद विषय के अनुरूप हो और समय के अनुसार प्रासंगिक बने, किसी पुरानी या अप्रचलित भाषा का प्रयोग न हो। सटीकता यानी एक्यूरेसी, तथ्यात्मक और भाषाई त्रुटियों से मुक्त अनुवाद होना चाहिए। मूल संदेश का कोई भी अर्थ नहीं छूटना चाहिए। सांस्कृतिक अनुकूलता, लक्षित भाषा और उसकी संस्कृति के अनुसार अनुवाद होना चाहिए। किसी भी तरह की सांस्कृतिक असंवेदनशीलता से बचना चाहिए। स्वाभाविकता, अनुवादित भाषा स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण हो, जैसे कि मूल भाषा की कोई रचना हो। पाठक को ऐसा न लगे कि यह अनुवादित रचना है या
अनुवाद हैं। इसके बाद शैली का पालन, यानी मूल लेखक की शैली, टोन और स्तर बनाए रखना चाहिए। औपचारिक या अनौपचारिक भाषा के बीच संतुलन होना चाहिए। संक्षिप्तता और अस्पष्टता, अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा में अनुवाद करना चाहिए। अच्छे अनुवाद के गुण की बात की जाए तो इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। पाठक और लेखक दोनों के लिए विश्वसनीय होता है। बिना किसी पश्चाताप के सही जानकारी दी जाती है। पठन सहजता, यानी कि वह आसानी से समझ में आ जाता है। पाठक को भाषा की कठिनाइयों से जूझना नहीं पड़ता। नवीनता और रचनात्मकता, यानी भाषा और भाव में नवीनता होती है। साहित्यिक अनुवाद में रचनात्मकता आवश्यक होता है। अनुकूलन की क्षमता होती है उसमें। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के लिए उपयुक्त होता है। तकनीकी, साहित्यिक, विज्ञापन आदि के लिए सही शैली अपनाए जाते हैं। धैर्य और परिश्रम होता है। बार बार जांच और संशोधन करना पड़ता है। अनुवाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। संबोधित क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, यानी तकनीकी, वैज्ञानिक, कानूनी या साहित्यिक क्षेत्र की समझ। इससे अनुवाद अधिक प्रभावी और सटीक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अच्छा अनुवाद वह है जो मूल भाषा की भावना, शैली, अर्थ को लक्षित भाषा में स्वाभाविक और सटीक रूप से प्रस्तुत करे। यह भाषा कौशल, सांस्कृतिक समझ, रचनात्मकता और परिश्रम का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार साबित होती हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास के ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को 2-3 बार देख कर जाएं ताकि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।